हाँ, तो आइए मेरे प्रतियोगी छात्रों, इससे पहले हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में भाषा की चर्चा की थी कि भाषा की विशेषताएं और संविधान में भाषा का स्थान, हिंदी भाषा का क्या स्थान है, इस पर हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करते हैं कि भाषा का व्याकरण, हर भाषा का अपना व्याकरण होता है, तो हिंदी का भी अपना व्याकरण है, तो हम उस पर चर्चा करते हैं। तो आइए मित्रों, व्याकरण क्या है? व्याकरण व्याकरण आप देखेंगे, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है भली भांति समझना। व्याकरण का अगर देखा जाए कि अर्थ क्या है, व्याकरण का अर्थ है भली भांति समझना। अर्थात व्याकरण की परिभाषा हुई कि पुस्तक व्याकरण एक ऐसी पुस्तक, कृति, विधा या रचना का नाम है जो हमें यानी व्याकरण एक ऐसी पुस्तक, कृति, विधा या रचना का नाम है जो हमें शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराती है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण की परिभाषा क्लियर है। व्याकरण एक ऐसी पुस्तक, रचना, विधा या कृति का नाम है जो हमें शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराती है, उसे व्याकरण कहते हैं। अब बात करते हैं कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। तो व्याकरण के अंगों की चर्चा करते हैं कि व्याकरण के, मेरे प्रतियोगी छात्रों, व्याकरण के 3 अंग होते हैं। 3 अंग कौन कौन से हैं? हम व्याकरण के अंगों की बात करें तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं। 3 अंग हैं, जैसे नंबर 1 वर्ण। वर्ण है व्याकरण के अंग। पहला है वर्ण। पहला अंग व्याकरण का वर्ण है। दूसरा है शब्द और तीसरा वाक्य। अब इन तीनों अंगों के अंतर्गत ही हम संपूर्ण व्याकरण का अध्ययन करेंगे और बारीकी से 1 बाय 1 पढ़ते जाएंगे। संपूर्ण व्याकरण इसी में समाया हुआ है और यही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य है। तो अब आप देखिए, व्याकरण के अंगों हमने देखा कि वर्ण, शब्द और वाक्य। जैसे व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वही अंग तीनों भाषा के होते हैं, क्योंकि हर भाषा का अपना व्याकरण होता है। अगर प्रश्न आता है कि भाषा के कितने अंग हैं, तो वही 3 अंग हैं जो व्याकरण के हैं। व्याकरण के भी 3 अंग हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि वर्ण क्या है। हम व्याकरण के पहले अंग पर चर्चा करेंगे, वर्ण पर। उसके बाद शब्द और वाक्यों की चर्चा करेंगे। आज हम वर्ण पर चर्चा करते हैं कि वर्ण है क्या। तो वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है, जो सबसे छोटी इकाई है उसे कहते हैं वर्ण। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, वर्ण कहते हैं उसे। उसके बाद आता है शब्द, यानी कई वर्णों को मिलाकर या 2 वर्णों को मिलाकर एक शब्द का निर्माण होता है, वो उससे बड़ी इकाई है। और वाक्य कई शब्दों से मिलकर बनता है, वो उससे बड़ी इकाई है। तो सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है भाषा की। तो वर्ण पर चर्चा करते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। अब बात आती है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। हम इन 2 अंगों को बाद में चर्चा करेंगे, पहले वर्ण पर चर्चा करते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो विद्वान साथियों, वर्णों के प्रकार हम वर्ण पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। आपने वर्णमाला पढ़ी होगी, तो हम वर्णों की चर्चा कराएं। अगर देखा जाए
कि वर्ण होता क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, वर्ण होता है। अब इसके 3 प्रकार होते हैं। वर्ण के प्रकारों की बात किया जाए तो इसके 3 प्रकार होते हैं। आपने वर्णमाला को पढ़ा होगा। नंबर 1, इसमें वर्ण में आते हैं स्वर। नंबर 2 व्यंजन। नंबर 3 अयोगवा। अयोगवा। अब वर्ण के 3 प्रकार हो गए, 3 भेद हो गए। अब स्वर क्या है। स्वर आपने पढ़े होंगे अ से औ तक, अ से लेके औ तक। व्यंजन क से लेके ज्ञ तक। और अयोगवाह में आएंगे आपके छोटी अंग और बड़ी अंग। स्वर की परिभाषा देखा जाए कि जिसको स्वतंत्र रूप से बोला जाए वो स्वर है। अर्थात स्वतंत्र रूप का मतलब यह है कि जिस किसी वर्ण को बोलने में मुख में हवा सीधी निकल जाए अंदर से, यानी मुख के किसी भाग से अवरोधित न हो, तो वो स्वर है, यानी स्वतंत्र रूप से बोला जा रहा है। और व्यंजन, यानी व्यंजन में यह है कि स्वरों का सहारा लिया जाए या मुख से निकलने वाली वायु जो है वो यानी प्राण वायु जो बाहर अंदर से निकलती है वो मुख के किसी न किसी भाग से टकराए, जीव के किसी न किसी भाग को टकराए, तो वो क्या है, व्यंजन है। अर्थात स्वरों का सहारा लिया जाए वो क्या है, व्यंजन है। अयोगवाह ये अलग है, छोटी अंग और बड़ी अंग। तो इस प्रकार वर्ण के 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। अब हम इन तीनों में से हम स्वरों की चर्चा करते हैं केवल, कि स्वर किसे कहते हैं। स्वरों की हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो स्वरों को हम 8 प्रकार से स्वरों की चर्चा की है, यानी स्वरों को 8 प्रकार से बताया गया है और किस प्रकार से उसकी चर्चा बारी बारी से करते हैं देखिए। अब मैं स्वरों के प्रकारों की चर्चा करूंगा। मैं वर्णमाला को विस्तार से बता रहा हूं कि वर्ण शब्द आया। अब वर्ण के भेद किए, वर्ण के 3 भेद हो गए। अब स्वरों की चर्चा की कि स्वर क्या है, तो हम स्वरों पर चर्चा करते हैं। स्वरों के प्रकार हेडिंग डाल सकते हो, स्वरों के प्रकार। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर के प्रकार या स्वरों के प्रकार, तो आप पढ़ेंगे। नंबर 1 इसमें है, स्वरों के प्रकार से पहले ये समझ लें मात्रा क्या है। देखिए मात्रा, मात्रा का अर्थ होता है कि किसी भी स्वर को बोलने में जो समय लगता है उसे उस स्वर की मात्रा कहती है। मात्रा का दूसरा उच्चारण काल। कहने का मतलब यह है किसी भी स्वर को बोलने में जो समय लगता है उसी को मात्रा कहती हैं। स्वरों की 1 या 2 मात्राएं होती हैं। छोटा स्वर है उसकी 1 मात्रा, बड़ा स्वर उसकी 2 मात्राएं। और जो दीर्घ खींच कर बोला जाए वो प्लुत का रूप धारण कर लेता है, उसकी 3 मात्राएं होती हैं। तो देखिए मात्रा का मतलब यही है कि स्वर को बोलने में लगे हुए समय को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। अब देखिए स्वरों के प्रकार का पहली हेडिंग ये है कि मात्रा या उच्चारण। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के प्रकार। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के प्रकारों की हम चर्चा करते हैं
कि इसके आधार पर कितने प्रकार के स्वर बताए गए हैं। तो देखिए, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के प्रकारों की चर्चा की जाए तो ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, ह्रस्व। ह्रस्व ह्रस्व स्वर को ही लघु कहा जाता है। इसका दूसरा नाम लघु है। इसे एक मात्रिक के नाम से भी जाना जाता है। इसे प्रारंभिक वर्ण भी कहते हैं। इसे प्रारंभिक वर्ण भी कहते हैं। प्रारंभिक वर्ण, और इसे मूल स्वर भी कहते हैं। तो इसी जो उच्चारण काल के आधार पर स्वरों की बताया है, तो पहला है ह्रस्व, जिसका दूसरा नाम है लघु, एक मात्रिक, प्रारंभिक वर्ण या मूल स्वर। इन नामों से ये जाना जाता है। दूसरा है दीर्घ स्वर, इसे कहते हैं बड़ा। इसका अन्य नाम द्विमात्रिक, 2 मात्रा होती है, और एक अन्य नाम गुरु के नाम से भी जाना जाता है ये। और तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत ये त्रिमात्रिक होता है। इसकी 3 मात्रा होती है, इसकी 2 मात्रा होती है, और इसकी 1 मात्रा होती है। अब बात की जाए इनमें कौन कौन से आते हैं। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं अ, ई, उ और रे। इन 4 वर्णों को ह्रस्व, लघु, एक मात्रिक, प्रारंभिक और मूल स्वर के नाम से जाना जाता है। गुर वर्णों की बात करें तो इसमें आता है हमारा आ, ई, उ, ए, गुरु। ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। ये हमारे गुर वर्णों के अंतर्गत आते हैं। और प्लुत की बात की जाए, प्लुत का एक तो ओम है, जो जैसे ओम बोला जाए तो ये क्या है, प्लुत स्वर है, त्रैमात्रिक है, 3 मात्रा होती है। या ऐसे बोल सकते हो, किसी भी स्वर को लंबे समय तक बोला जाए तो वह प्लुत का रूप धारण कर लेता है, केवल अ को छोड़कर। यहां लिख सकते हो, अ को छोड़कर किसी स्वर को लंबे समय तक बोला जाए तो वह प्लुत का रूप धारण कर लेता है, प्लुत स्वर ये है। तो जैसे हमने अ बोला तो वो लघु है, 1 मात्रा। आ बोला तो दीर्घ है, 2 मात्रा। और आ को लंबे समय तक बोला जाएगा तो वो क्या होगा, प्लुत का रूप धारण कर लेगा, तो प्लुत स्वर का है। प्लुत स्वर जैसे किसी भी
प्रतिध्वनि सुनाई देती है, कोई तोप का गोला छूटने के बाद जो ध्वनि सुनाई देती है तो प्लुत का रूप धारण कर लेती है, यानी देर तक सुनाई दे, लंबे समय तक बोला जाए। नाटक और संवादों में इसका प्रयोग होता है प्लुत स्वर का, तो वो क्या है, प्लुत स्वर। तो ये मित्रों मैंने आपको मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के प्रकारों की चर्चा की। ये मेरा पहला प्रकार था, यानी स्वरों के प्रकारों में पहला प्रकार है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। इसको ह्रस्व, लघु और एक मात्रिक और प्रारंभिक वर्ण के नाम से, मूल वर्ण के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या क्या है, ये 4 होती है। और दीर्घ बड़ा द्विमात्रक गुरु, इनकी संख्या 7 होती है। आ ई उ, छोटी बड़ी है, छोटा बड़ाओ, ये क्या है आपके दीर्घ हैं। इनकी 2 मात्राएं होती हैं। इनकी 2 मात्राएं होती हैं। प्लुत, ओम प्लुत है। या किसी भी स्वर को लंबे समय तक बोला जाए तो वो किसका रूप धारण कर लेता है, वो प्लुत का रूप धारण कर लेता है। ये आपके मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के प्रकार। दूसरा प्रकार आता है हमारा, दूसरे प्रकार की चर्चा करते हैं, यानी वर्णमाला को आपको मित्रों बहुत ही डीप तरीके से पढ़ाना है ताकि इनसे कुछ छूट न जाए। जो भी मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा उससे प्रश्न बाहर नहीं जा सकता। वर्णमाला को या हिंदी के उन टॉपिकों को इतनी खोलकर, इतनी प्रकार से बताया जाएगा कि वहां पर फिर पेपर में किसी बाहर से आने की गुंजाइश नहीं बचेगी। तो दूसरा प्रकार है हमारा मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर हमने पढ़ लिया। दूसरा है, कह सकते हो ओष्ठाकृत के आधार पर। ओष्ठाकृत या होठों की स्थिति के आधार पर ओष्ठाकृत के आधार पर स्वरों के प्रकार। यानी पहले पढ़ा मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, अब बता रहा हूं ओष्ठाकृति। ओष्ठ माने होठ, ओष्ठ प्लस आकृति बराबर ओष्ठाकृति। कौन सी संधि बन गई, ओष्ठ प्लस आकृति, अ प्लस आ बराबर आ, यानी दीर्घ संधि। ओष्ठाकृति में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। हाँ, तो ओष्ठाकृति यानी होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों के प्रकार की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर विद्वान साथियों, मेरे प्रतियोगी छात्रों, यहाँ पर 2 प्रकार के स्वर हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर अगर स्वरों की चर्चा की जाए तो आपके 2 प्रकार के हैं। नंबर 1 व्रतमुखी, व्रतमुखी, व्रतमुखी। और नंबर 2 अव्रतमुखी, अव्रतमुखी, अव्रतमुखी। अव्रतमुखी और अव्रतमुखी क्या है, इन्हें आप देखें। देखिए व्रतमुखी, व्रतमुखी का सीधा वो है जिन स्वरों को बोलने में होठों की स्थिति व्रत का रूप धारण कर ले, गोल होठ हो जाएं तो समझना व्रतमुखी है। और जिन स्वरों को बोलने में होठों की स्थिति गोल न हो तो समझना अव्रतमुखी है, सीधी सा। तो देखिए बोल के आप देख सकते हो, व्रतमुखी में आपके आएंगे ओ, उ, औ, औ, ये आपके व्रतमुखी में आते हैं। अच्छा, एक व्रतमुखी में एक स्वर है ओ। अगर पूछा जाए जो ओ है, ओ जैसे डॉक्टर कोले वगैरह लिखते हैं, ये है हमारा विदेशी, विदेशी स्वर है। इसे हम ग्रहित भी बोलते हैं, ग्रहित। इसे हम आगत भी बोलते हैं, आगत। इसे मेहमान, मेहमान स्वर भी कहते हैं। यानी ये आया हुआ है, जो ओ है ये
ये विदेश से आया हुआ है। इसे आगत ग्रहित मेहमान स्वर के नाम से जाना जाता है। अब इसकी स्वरों में गिनती तो की नहीं जाती है हिंदी देवनागरी लिपि में, स्वरों की गिनती नहीं की जाती, परंतु ये आया हुआ है और हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहा है। तो इसीलिए अगर पूछा जाए कि अगर ये व्रतमुखी है या अव्रतमुखी है, तो मैं इसे कोष्ठक में अलग से लिख देता हूं कि अगर इसकी चर्चा की तो ये कौन सा है, अ बोलने में होठों की स्थिति बदल रही है, गोल आकार हो रहा है, तो ये भी किस में आएगा, इसे में ओ। तो ये क्या है, ये ग्रहित अवश्य है लेकिन व्रतमुखी के अंतर्गत ही आता है। अव्रतमुखी में मित्रों अ है, आ है, ई, ए, आई और तुम्हारी री, ये जो हमारे स्वर हैं ये किस में आते हैं, अव्रतमुखी में। इनको बोलने पर होठों की स्थिति गोल नहीं हो रही है, तो ये क्या है, अव्रतमुखी। व्रतमुखी और अव्रतमुखी समझ गए। तो व्रतमुखी में होठों की स्थिति गोल हो जाए, होठ व्रत का रूप धारण कर लें, व्रतमुखी है। अव्रतमुखी होठों की स्थिति गोल न हो, व्रत का रूप धारण न करें, वो अव्रतमुखी है। तो इस प्रकार से मैंने इन स्वरों के दो प्रकारों की चर्चा की। अब तीसरे प्रकार की चर्चा मैं अगले वाले वीडियो में करता हूं, तीसरे चौथे पांचवे की। स्वरों को मैं 8 प्रकार से बताऊंगा, क्योंकि मेरे 8 प्रकार से बताने के बाद फिर कोई ऐसी स्थिति नहीं आ जाएगी किसी भी परीक्षा में के स्वरों से प्रश्न छूट जाए। यानी बहुत ही डीप तरीके से वर्णमाला को पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए मैं अपना लेक्चर यहीं समाप्त करता हूं। और मित्रों, जैसा कि आपने वीडियो अगर देखी है तो उसमें सुझाव, अपने सुझाव अवश्य लिखें, जिससे मैं भी अपनी, अगर हो सकता है कि गलती किसी से भी हो सकता है मेरी कोई गलती हो, आपसे मुझे ज्ञान मिल जाए। अपनी कमेंट्स में अवश्य लिखें, जिससे मैं अपनी गलतियों पर सुधार कर सकूं। हो सकता है आपकी इच्छा हो वीडियो लंबी की जाए, तो इसके लिए अपने सुझाव अवश्य दें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और अगले लेक्चर में स्वरों के अन्य प्रकारों की चर्चा करते हैं। थैंक्स मित्रों, गुड नाइट।